दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर कहानियां पसंद आती हैं तो ये कहानी आपके लिए है, बशर्ते आप इसको आखिर तक सुनेंगे, क्योंकि इस कहानी में सिर चकरा देने वाले कई ट्विस्ट हैं। तो इसका एंड मिस मत करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डिटेक्टिव विनोद एक गरीब लोहार के झोपड़े के बाहर रस्सियों की बुनी हुई खटिया में बैठा चारों तरफ नजर घुमाता मुआयना कर रहा था। इंस्पेक्टर विजय उसके बगल में ही बैठा उस गरीब लोहार से बात कर रहा था जिसका वो झोपड़ा था। वो गरीब लोहार जमीन में एक लकड़ी की चौकी में बैठा इंस्पेक्टर विजय के सवालों के जवाब दे रहा था। इंस्पेक्टर विजय उस गरीब लोहार से बोला, देखो सीताराम, मैं एक बार फिर से पूछता हूं, जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे सच सच बता दो। सीताराम लोहार बड़ी ही मासूमियत से जवाब देता है, साहब, मैंने आपको सब बता दिया है। मैं एक गरीब लोहार हूं साहब, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। मेरी बेटी तो मर ही चुकी है साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बची कुची जिंदगी मैं शांति से बिताना चाहता हूं साहब। इस बीच डिटेक्टिव विनोद खड़ा उठा और आंगन का एक चक्कर लगाया और फिर उस झोपड़े के पीछे गया और करीब 1 मिनट बाद अपने पैंट की जिप बंद करते हुए वो आंगन में आ गया। वो गरीब लोहार डिटेक्टिव विनोद से बोला, इधर उधर मत घूमिए साहब, यहाँ सांप बहुत आते हैं, आपको काट लेंगे। डिटेक्टिव विनोद ने सीताराम को घूरा और वापस खटिया में आकर बैठ गया। डिटेक्टिव विनोद सीताराम से बोलता है, तुम नहीं जानते सीताराम कि वो लोग कितने ताकतवर हैं। अगर वो चाहें तो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। उन चारों में से एक एमएलए का लड़का था और बाकियों के बाप शहर के बड़े नामी गिरामी कारोबारी हैं। अगर उनके बच्चे नहीं मिले तो पूरे गांव में आग लगा देंगे। वो गरीब सीताराम बड़ी ही मासूमियत से डिटेक्टिव विनोद की बात सुन रहा था। उसके चेहरे के भाव बनावटी थे। ये बात डिटेक्टिव विनोद अच्छी तरह जानता था। डिटेक्टिव फिर पूछता है, उस रात क्या हुआ था? सच सच बताओ, तुम्हारी बेटी कैसे मरी? क्या हुआ था? वो गरीब सीताराम अपनी कमीज की जेब से एक बीड़ी का बंडल निकालता है और एक बीड़ी सुलगा के फटाफट 2-3 कश लेता है और एक लंबी सांस छोड़ के धुआं उड़ाते हुए बोलता है, साहब, मत मारी गई थी मेरी बेटी की, जो शाम के वक्त नदी किनारे पानी भरने गई। वो नहीं जानती थी साहब कि वहाँ कुछ जंगली सुअर घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही उनकी नज़र मेरी बेटी पर पड़ी, वो टूट पड़े मेरी बेटी पर और तब तक उसे नोचते घचोटते रहे जब तक वो मर नहीं गई। उसी रात उसी नदी किनारे मैंने अपनी बेटी की चिता को आग दी साहब। डिटेक्टिव विनोद चुपचाप खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। इंस्पेक्टर विजय बोला, तो चलो उस जगह जहाँ ये सब घटा था। तीनों उठे और उस जगह की तरफ चल पड़े जहाँ ये घटना घटी थी। चलते हुए डिटेक्टिव विनोद ने एक बार पलट के पीछे झोपड़े की तरफ देखा। झोपड़े के दरवाजे पे पर्दे के पीछे कोई था जो पर्दे के पीछे से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। डिटेक्टिव विनोद खामोश रहा और घटना स्थल की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो एक नदी किनारे पहुंचे। इंस्पेक्टर विजय ने वहां आसपास कांच के टुकड़े देखे तो उसने कुछ सैंपल्स रख लिए। डिटेक्टिव विनोद भी अपनी तेज नजरों से चारों तरफ देख रहा था। उसने देखा वहां पास में एक बरगद का पेड़ था और उसके पास पत्थरों का बना हुआ एक कमरा। वो उसके पास गया। उस पत्थर के कमरे में एक लकड़ी का दरवाज़ा था। डिटेक्टिव ने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। वो एक पुरानी पंचक्की थी, एक आटा चक्की जो पानी से चलती थी। डिटेक्टिव विनोद ने देखा उस चक्की की ज़मीन और दीवार को अच्छे से धोया गया था। उसने बाहर निकल के चक्की के नीचे से गुजरने वाली नहर को देखा। वो नहर को देख के लग रहा था उसमें कई सालों से पानी नहीं गुजरा। उस नहर पे सूखे पत्ते, मिट्टी, पत्थर और झाड़ियाँ उगी हुई थी। जब उस पंचक्की का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था तो उसे इतनी सफाई से क्यों धोया गया था? क्या किसी सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी? उसके मन में सवाल आया। उसने अपनी जेब से एक पारदर्शी सबूतों वाला पाउच निकाला और उस पंचक्की की ज़मीन की मिट्टी लेके उसमें डाल दी। विनोद पंचक्की से बाहर निकला। उसने देखा दूर नदी किनारे इंस्पेक्टर विजय और सीताराम खड़े कुछ बात कर रहे थे। डिटेक्टिव विनोद उनकी तरफ बढ़ा। जिस रास्ते में वो चल रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी हाल ही में बनाया गया हो। उस रास्ते की झाड़ियाँ साफ की गई थी, वहाँ की मिट्टी भी खुदी हुई थी। आखिर कोई पंचक्की से नदी की तरफ रास्ता क्यों बनाएगा, जबकि गांव तो पंचक्की की दूसरी तरफ था। रास्ता ही साफ करना था तो पंचक्की से गांव की तरफ का रास्ता साफ करता, नदी की तरफ नहीं। डिटेक्टिव समझ गया था कि सीताराम लोहार कुछ छुपा रहा है। डिटेक्टिव विनोद इंस्पेक्टर विजय और सीताराम के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर विजय बोला, देखिए डिटेक्टिव साहब, ये वो जगह है जहां इनकी बेटी की चिता जलाई गई थी।
डिटेक्टिव विनोद ने चिता से पंचक्की के बीच का रास्ता देखा। उसका अंदाजा सही था, वो रास्ता सिर्फ चिता तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। ये सारी शंकाएं विनोद ने अपने मन में ही रखी, वो कुछ बोला नहीं। इंस्पेक्टर विजय ने विनोद से पूछा, डिटेक्टिव साहब, उस पत्थर के घर के अंदर क्या था? कुछ मिला आपको वहां? डिटेक्टिव विनोद ने सीताराम की तरफ देखा। सीताराम डिटेक्टिव विनोद के जवाब का इंतजार कर रहा था। डिटेक्टिव विनोद बोला, नहीं इंस्पेक्टर साहब, वहां कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक पंचक्की है। सीताराम ने डिटेक्टिव की तरफ इस तरह देखा जैसे मानो उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने राहत की सांस ली और डिटेक्टिव विनोद भांप गया था कि यकीनन सीताराम कुछ छुपा रहा है। डिटेक्टिव विनोद ने इंस्पेक्टर विजय से कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई सबूत या कोई निशानी मिली? इंस्पेक्टर विजय बोला, हाँ, ये कुछ बियर की बॉटल्स के टुकड़े मिले हैं। डिटेक्टिव विनोद बोला, अरे ये तो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं, नदी किनारे किसी ने फेंक दिए होंगे, किसी काम के नहीं है, फेंक दीजिए इन्हें। इंस्पेक्टर विजय को भी लगा शायद डिटेक्टिव सही कह रहा है। उसने कांच के टुकड़े जो उसने सबूत के तौर पर रखे थे वही नदी में फेंक दिए। डिटेक्टिव विनोद फिर बोला, चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ समय बर्बाद करेंगे तो उन चारों लड़कों को ढूंढ नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर विजय बोला, शायद आप ठीक कहते हैं डिटेक्टिव, चलिए चलते हैं। वो दोनों नदी से ऊपर रोड में आए और अपनी कार में बैठकर उस गांव से चले गए। सीताराम लोहार सड़क किनारे खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटेक्टिव विनोद और इंस्पेक्टर विजय किन चार लड़कों को ढूंढ रहे थे। आखिर सीताराम की बेटी के साथ हुआ क्या था? क्या सच में उसकी बेटी को किसी सुअर के झुंड ने मार डाला था? आखिर कई सालों से बंद उस पंचक्की को किसने और क्यों धोकर साफ किया था? पंचक्की से नदी तक का वो रास्ता क्यों बनाया गया था? डिटेक्टिव विनोद को सीताराम लोहार पे किस बात का शक था? और सबसे बड़ा सवाल कि सीताराम के झोपड़े में पर्दे के पीछे कौन खड़ा था, जिसे डिटेक्टिव विनोद ने देखा तो सही मगर वो कुछ बोला नहीं। आखिर डिटेक्टिव विनोद के दिमाग में चल क्या रहा था? जानने के लिए कहानी में आखिर तक बने रहिए। कोटाबाग एक छोटा सा गांव जहां मुश्किल से 30 परिवार रहा करते थे। गांव पूरी तरह समृद्ध और खुशहाल था। अच्छा मौसम, साफ सुथरी हवा, चारों तरफ हरे भरे जंगल और सरसों से भरे खेत खलिहान। पहाड़ों के बीच से आती एक नदी हिमालय के शुद्ध पानी को बहाकर गांव के बीच से गुजरती थी। वो गांव नदी के दोनों तरफ बसा हुआ था। नदी के ऊपर एक लोहे का पुल था जो उस गांव को आपस में जोड़ता था। उस लोहे के पुल के पास नदी किनारे एक प्राचीन काल की पंचक्की थी। पंचक्की के बारे में तो आप जानते ही हैं। जिस तरह आज गेहूं पीसने के लिए बिजली से चलने वाली चक्कियां होती हैं, उसी तरह पुराने ज़माने में जब गांव में बिजली नहीं थी तब गेहूं पीसने के लिए पानी से चलने वाली चक्कियां होती थी। तो हुआ यूं कि उस गांव को किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन उस गांव में शहर से 4 लड़के मौज मस्ती करने आए और शाम होने तक वो नदी किनारे अपनी जीप खड़ी करके बियर पी रहे थे। और कई बोतलें खाली करने के बाद उन्होंने वो बोतलें नदी के बड़े बड़े पत्थरों पे फोड़नी शुरू कर दी। फिर खाली बोतलों को पत्थरों से मारकर निशाना साधने लगे। कांच की वो बोतलें फूट फूट कर इधर उधर बिखरने लगी। तब एक 15-16 साल की लड़की नदी में पानी भरने आई हुई थी। उसने उन लड़कों को ऐसा करने से मना किया। नशे में धुत उन 4 लड़कों ने जब उस लड़की को देखा तो उन चारों के अंदर का हैवान जाग उठा। शाम का अंधेरा, शराब का नशा और सामने एक अकेली लड़की को देखकर उन चारों हैवानों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने उस लड़की को अगवा कर लिया और पास ही में उस पंचक्की के अंदर ले गए और वहां उसके साथ चारों ने मिलकर गंदा काम किया। नशे में धुत उन चारों ने उस लड़की को बुरी तरह नोच डाला था। जब तक उनका नशा उतरा वो समझ चुके थे कि अब ये लड़की मुसीबत बन जाएगी, इसलिए उन्होंने उस लड़की को मार डालने का निश्चय किया। वो लड़की पंचक्की के फर्श पे गिरी दर्द से तड़प रही थी। उन चारों ने उस लड़की को कुचल डालने के लिए पंचक्की का एक बड़ा पत्थर उठाया और फिर सब खत्म। चक्की की जमीन और दीवारें खून से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। एकदम भयानक दृश्य, कोई देखे तो उसकी रूह कांप जाए। उन्हीं 4 लड़कों की तलाश में डिटेक्टिव विनोद और इंस्पेक्टर विजय उस गांव में आए थे। क्योंकि उन सभी के मोबाइल फोन्स की लोकेशन ट्रेस की गई तो पाया गया था कि वो चारों रात तक कोटाबाग में ही थे। उसके बाद वो वहां से दिल्ली की तरफ निकल गए और धीरे धीरे एक एक करके उन सभी के मोबाइल फोन्स ऑफ हो गए और फिर उन चारों लड़कों का पता नहीं चला।
लेकिन उस गांव में आकर डिटेक्टिव विनोद और इंस्पेक्टर विजय को सिर्फ इतना पता चल पाया कि वो चारों लड़के शाम तक उस नदी किनारे नाच गा रहे थे। उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा, ना ही उनकी जीप को। शायद वो जा चुके थे। लेकिन एक आदमी ने सुबह करीब 4-5 बजे अंधेरे में सीताराम को नदी से ऊपर सड़क में आते हुए देखा था। इसीलिए डिटेक्टिव विनोद और इंस्पेक्टर विजय सीताराम से पूछताछ करने आए थे। हालांकि सीताराम लोहार से बात करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और वो उस गांव से खाली हाथ लौट गए। लेकिन डिटेक्टिव विनोद के दिमाग में कुछ तो था जो सिर्फ वही जानता था। उस गांव से जाने के 3 दिन बाद डिटेक्टिव विनोद अकेला अपनी कार से वापस कोटाबाग आता है। सीताराम के घर के बाहर अपनी कार खड़ी करके वो एक लोहे के गेट से अंदर दाखिल होता है। सीताराम के झोपड़े के बाहर आंगन में जाकर वो देखता है कि रस्सियों की बुनी हुई खाट की जगह वहां लोहे की एक बेंच रखी हुई थी और कुछ लोहे की कुर्सियां। और सीताराम लोहार एक टीन शेड में भट्टी में लोहा गर्म करके हथौड़े से पीट रहा था। उसने डिटेक्टिव विनोद को आंगन में खड़ा देखा तो अपना काम छोड़कर हाथ धोया और गमछे से हाथ मुंह पोंछता हुआ डिटेक्टिव विनोद के पास आया और बोला, नमस्ते साहब, आज दूसरे साहब नहीं आए? डिटेक्टिव विनोद बोला, नहीं सीताराम, आज मैं अकेला ही आ गया। क्या बात है सीताराम, बड़े जोर शोरों से काम चल रहा है। ये लोहे का गेट, ये लोहे की कुर्सियां पहले तो नहीं थी। जी साहब, जंगली जानवर बहुत हो गए हैं, इसलिए घर की सुरक्षा के लिए लोहे का गेट बना लिया। सीताराम लोहार बोला, बैठिए ना साहब। डिटेक्टिव विनोद लोहे की बेंच में बैठ गया और बोला, लोहे के अच्छे कारीगर मालूम होते हो सीताराम, तो शहर जाके क्यों नहीं करते ये काम? सीताराम बोला, नहीं साहब, इस गांव को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। थोड़ी देर वो दोनों खामोश रहे। फिर डिटेक्टिव विनोद बोला, सीताराम तुम्हें एक बात बतानी है। सीताराम डिटेक्टिव विनोद की आंखों में देखकर बोला, जी साहब बताइए। विनोद बोला, 3 दिन पहले जब हम नदी में जांच पड़ताल करने गए थे, तुम्हें याद होगा कि मैं उस पंचक्की के अंदर गया था। सीताराम बोला, जी साहब याद है। डिटेक्टिव विनोद आगे बोला, उस पंचक्की के अंदर मैंने जमीन से मिट्टी के कुछ नमूने लिए थे। शहर जाकर जब मैंने उस मिट्टी की जांच कराई तो उनमें पता है मुझे क्या मिला? सामने खड़े सीताराम के चेहरे से हवाइयां उड़ चुकी थी। डिटेक्टिव विनोद बोला, उस मिट्टी में मुझे खून मिला, वो भी 4 अलग अलग लोगों का खून। सीताराम अभी भी चुपचाप खड़ा सिर झुकाए डिटेक्टिव विनोद की बातें सुन रहा था। डिटेक्टिव विनोद आगे बोला, ये उन 4 लड़कों का खून था जिन्हें उस पंचक्की के अंदर मारा गया था, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। डिटेक्टिव विनोद सीताराम की आंखों में झांकते हुए बोलता है, क्यों, सही कहा ना मैंने? सीताराम ने एक लोहे की कुर्सी पकड़ी और सिर झुका के उसमें बैठ गया। डिटेक्टिव विनोद आगे बोला, फिर उन 4 लड़कों की लाशों को पंचक्की से घसीटकर नदी किनारे रखा और लकड़ियों के ढेर में उन 4 को जला दिया। फिर सबूत मिटाने के लिए तुमने पंचक्की की दीवारों और फर्श को पानी से धोकर एकदम साफ कर लिया और पंचक्की से नदी तक के रास्ते में जो उन लाशों को घसीटते वक्त खून गिरा था, तुमने उन धब्बों को मिटाने के लिए पूरा रास्ता ही खोद डाला ताकि न मिट्टी रहे ना ही कोई खून के धब्बे। फिर तुमने उन 4 के मोबाइल फ़ोन अपने पास रखे और दिल्ली जाने वाली एक बस का टिकट खरीदा और बस में बैठकर उन मोबाइल को बस की किसी सीट के नीचे छुपा दिया और आधे रास्ते में उतर गए। और उन मोबाइल की बैटरी एक एक करके ख़त्म होती रही और एक एक करके वो मोबाइल फ़ोन्स बंद होते गए। और वापस आकर तुमने नदी किनारे उन लाशों को अच्छे से जलने तक इंतज़ार किया और फिर उनकी अस्थियों को पानी में बहा दिया। और नदी से वापस आते वक्त तुम्हें गांव के एक आदमी ने देख लिया था और बस यहीं से हमारा शक तुम पे आया। सीताराम अभी भी सिर झुकाए खामोश बैठा रहा। डिटेक्टिव विनोद बोला, सीताराम अब तो सच बता दो। सीताराम कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, साहब मेरी बेटी पे 4 जंगली सुअरों ने हमला किया, उसको नोचा और नोच नोच कर मार डाला। बदले में मैंने उन 4 सुअरों को मारकर मौत की नींद सुला दिया और फिर उनको जलाकर गंगा में बहा दिया। मैंने किसी इंसान का खून नहीं किया साहब। डिटेक्टिव विनोद बोला, घबराओ मत सीताराम, उन 4 के साथ जो हुआ वो उसी के लायक थे। सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, उन्होंने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। कई किडनैपिंग और बलात्कार के केसेस उन पे चल रहे थे, लेकिन बाप के पैसे और राजनीतिक पहुंच की वजह से वो हमेशा ही बच जाया करते थे। लेकिन जो कानून नहीं कर सका, तुमने वो कर दिया। डिटेक्टिव विनोद की बातें सुनकर सीताराम के चेहरे से पकड़े जाने का डर थोड़ा कम हुआ।
माहौल को थोड़ा बदलने के लिए डिटेक्टिव विनोद ने मजाक के अंदाज में कहा, अच्छा सीताराम, घर आए मेहमान के साथ तुम ऐसे ही रूखा सूखा पेश आते हो? अरे भाई, चाय नहीं तो कम से कम पानी ही पूछ लो यार। सीताराम खड़ा हुआ और बोला, माफ करना साहब, मैं बस अभी चाय बना के लाता हूँ। डिटेक्टिव विनोद ने सीताराम का हाथ पकड़ा और उसे बोला, तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो सीताराम? सीताराम ने आश्चर्य से डिटेक्टिव विनोद की तरफ देखा। डिटेक्टिव विनोद ने सीताराम का हाथ खींचा और उसे कुर्सी में बिठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम तकलीफ मत उठाओ सीताराम, चाय बनाने के लिए अंदर बैठी अपनी बेटी से कहो। सीताराम का मुंह खुला का खुला रह गया। डिटेक्टिव विनोद बोला, मैं जानता हूँ सीताराम, तुम्हारी बेटी जिंदा है। उस रात पंचक्की में वो चारों तुम्हारी बेटी को मारते, उससे पहले ही तुमने उन चारों को मार डाला। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब मैंने तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक लेडीज चप्पल देखी थी, और तुम्हारे घर का चक्कर लगाते वक्त मैंने तुम्हारे घर के अंदर एक लड़की की दबी हुई खांसी भी सुनी थी, और वापस जाते वक्त तुम्हारे दरवाजे के पर्दे के पीछे किसी को खड़ा देखा था। पंचक्की की मिट्टी में उन 4 लड़कों के अलावा किसी और का खून नहीं था। इसका मतलब वो जिंदा है। ठीक कहा ना मैंने सीताराम? सीताराम ने डिटेक्टिव विनोद की आंखों में देखा और एक आवाज दी, निभू बेटा, साहब के लिए गुड़ और चाय लेकर आ। डिटेक्टिव विनोद ने झोपड़ी की तरफ गर्दन घुमा के देखा। दरवाजे में पर्दे के पीछे से एक 16 साल की लड़की अपने दुपट्टे से मुंह छुपाए बाहर आई। उसके हाथ में एक थाली, उसमें गुड़ और 2 चाय के गिलास थे। वो लचकते हुए डिटेक्टिव विनोद के पास आई। डिटेक्टिव विनोद ने चाय का गिलास हाथ में लिया और एक टुकड़ा गुड़ का उठाया। सीताराम बोला, साहब यही है मेरी बेटी निर्भया। डिटेक्टिव विनोद उस लड़की से बोला, अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, निर्भया। फिर तुम चेहरा छुपाए हुए क्यों? बेटा, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें चेहरा छुपाने की जरूरत पड़े। जैसा तुम्हारा नाम है उसी तरह जियो। अपने चेहरे से ये कपड़ा हटाओ और बिना किसी डर के दुनिया का सामना करो। उस लड़की ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया। वो एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की थी जिसके चेहरे में चोट और खरोंचों के निशान थे जो समय के साथ चले जाएंगे। डिटेक्टिव विनोद ने खाली गिलास उस लड़की को दिया और कहा, जाओ बेटा, पिछला सब कुछ भूलकर अब सिर्फ अपना भविष्य बनाओ। मुंह छुपाई जो लड़की बाहर आई थी, अब वो एक नए आत्मविश्वास के साथ घर के अंदर गई। डिटेक्टिव विनोद खड़ा हुआ और सीताराम से बोला, अच्छा सीताराम, अब मैं चलता हूँ, अपनी बेटी का ख्याल रखना। डिटेक्टिव विनोद आंगन से बाहर जाने लगा तो सीताराम ने उसे आवाज दी, साहब रुकिए। सीताराम ने 2 लोहे की फोल्डिंग कुर्सियां उठाई और डिटेक्टिव से कहा, साहब ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। डिटेक्टिव विनोद मुस्कुराया और उसने अपनी कार की डिक्की खोली और एक लोहे की कुर्सी अंदर रखते हुए बोला, अच्छा सीताराम, एक बात मुझे समझ नहीं आई, आखिर उतनी बड़ी जीप जिसमें वो 4 लड़के आए थे, उस जीप का तुमने क्या किया? सीताराम डिटेक्टिव विनोद की आंखों में देखकर मुस्कुराया और दूसरी लोहे की कुर्सी डिटेक्टिव विनोद के हाथ में देते हुए बोला, इनमें रंग करवा लीजिएगा साहब, बहुत सालों तक चलेंगी। अब डिटेक्टिव विनोद का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो सोच रहा था कि आखिर ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई कि सीताराम एक लोहार है और लोहे का आकार बदलना उसके बाएं हाथ का खेल है। लोहे का गेट, लोहे का बेंच, लोहे की कुर्सियां उसी जीप के लोहे से बनाई गई थी। सीताराम से विदा लेकर डिटेक्टिव विनोद वहां से चला गया। रास्ते में डिटेक्टिव विनोद यही सोच रहा था कि उसने इतने पेचीदा केसेस सॉल्व किए, लेकिन ये केस अब तक का सबसे पेचीदा केस था। सीताराम गांव का एक मामूली अनपढ़ लोहार, किस तरह उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक जुर्म किया और उस जुर्म को छुपाने के लिए कितनी बारीकी से उसने अपना दिमाग चलाया। पहली बार डिटेक्टिव विनोद को अपनी टक्कर का एक मुजरिम मिला जो मुजरिम होते हुए भी मुजरिम नहीं था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कार में बैठा डिटेक्टिव विनोद शहर की ओर जा रहा था। तभी इंस्पेक्टर विजय की कॉल आती है और वो घबराता हुआ डिटेक्टिव से बोलता है, डिटेक्टिव साहब अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। डिटेक्टिव विनोद अपने फोन में व्हाट्सएप चेक करता है। उसमें इंस्पेक्टर विजय ने एक वीडियो भेजा था। डिटेक्टिव विनोद ने वीडियो प्ले किया। डैड हमें बचा लीजिए डैड, ये लोग बहुत खतरनाक है डैड, ये हमें मार डालेंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए। उस वीडियो में वही 4 लड़के थे जिन्हें इंस्पेक्टर विजय और डिटेक्टिव विनोद ढूंढ रहे थे।
डिटेक्टिव विनोद ने देखा वो चारों वैसी ही लोहे की कुर्सियों में बैठे थे जैसी लोहे की कुर्सियां सीताराम के घर पे थी। डिटेक्टिव विनोद ने तुरंत कार के ब्रेक्स दबाए और कार से बाहर निकल के कार के पीछे डिक्की में से वो कुर्सी निकाल के उसे पलट के देखा। उसके पीछे लिखा था बशीर आयरन वर्क्स लाहौर। आखिर कौन है सीताराम लोहार और उसकी बेटी निर्भया? क्या वो 4 लड़के अभी भी जिंदा हैं? जानने के लिए इसके अगले भाग का इंतज़ार करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और इसका अगला भाग सुनने के लिए टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। तो इसको शेयर करें उन लोगों को जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। इसका अगला भाग कुछ ज़्यादा ही रोमांचक होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। इसके अगले भाग से पहले कुछ दूसरी कहानियाँ आएंगी, तो चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।